10,000 से ज्यादा न्यूमेरोलॉजी की प्रेडिक्शन कर चुका हूँ। आज तक मेरी कोई भी प्रेडिक्शन रॉन्ग नहीं गई। जैसे ही जीवन में शनि की या राहु की दशा आती है, वो व्यक्ति नशे कर करके अपने जीवन को नष्ट कर देता है। अगर शनि और राहु दोनों ना हो, अकेला राहु कुंडली के 7वें घर में बैठा हो, तो वो व्यक्ति बिना तंबाकू खाए रह ही नहीं सकता। अब अगर बात की जाए ये कोविड कैसे आया, ये भी तो अकाल मृत्यु, इसके अंदर अकाल मृत्यु बहुत हुई है। तो इसके अंदर जो केतु नक्षत्र था, केतु अपने खुद के मूल नक्षत्र में बैठा है। दिसंबर 2019 की अगर कुंडली बनाई जाए तो उस समय जो केतु हैं वो अपने मूल नक्षत्र में बैठे हैं, और उसके अंदर सिर्फ केतु नहीं, आप देखेंगे लिस्ट में कई जो ग्रह हैं वो मूल नक्षत्र से पीड़ित हुए हैं। परिवार में जो सबसे बड़ा है उसको प्रतिदिन सूर्य को जल देना चाहिए। वो अगर अधिक व्यस्त है, समय नहीं निकाल पा रहा, तो उस बड़े से जो छोटा है पुरुष, उसको प्रतिदिन सूर्य को जल देना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे पितरों तक यह जल पहुंच जाए। पुरुषों का काम होता है अपनी फाइनेंशियल स्थिति को मजबूत करना। महिलाओं का काम होता है कि समाज में एक व्यवस्था बनाना। और जीरो, जैसे कई लोग अपने जो गाड़ी की नंबर प्लेट होती है, लास्ट के जो 4 डिजिट होते हैं, उसके अंदर जैसे अगर कोई 0007 ले लेता है, 0004 ले लेता है, तो आप देखते होंगे वो गाड़ियां लोग ज्यादा से ज्यादा लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद भी वो नंबर उनकी नई और बहुत महंगी महंगी गाड़ियों के ऊपर लगता रहता है। इसका मतलब वो नंबर, वो अंक उनके जीवन में इतना शुभ है कि उन्होंने अपने जीवन में लग्जरी गाड़ियां ही देखी हैं। ऐसे में व्यक्ति को मंत्र जाप जरूर करना चाहिए, प्रार्थनाएं करनी चाहिए, और पीड़ितों की जितनी मदद संभव हो वो अधिक से अधिक मदद करनी चाहिए। जो लोग गलत भावना से, गलत विचारों से वहां पर जाते हैं या वहां पर बस गए हैं, वहां पर बसने के बाद वहां पर उस स्थान का आदर नहीं करते हैं, उनको तो किसी ना किसी बहाने से ईश्वर दंड देते ही हैं। नमस्कार, वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ आस्क ऑफिशियल्स। आज हम एक बहुत ही महारथी व्यक्ति के साथ आए हुए हैं जिन्होंने बहुत सारी रिसर्च कर रखी है न्यूमरोलॉजी के बारे में। स्वामी श्री रामदास जी, पहले तो मैं उनको वेलकम करूंगी अपने शो पर। ये बहुत ही डिफरेंट कंसेप्ट के साथ आते हैं न्यूमरोलॉजी का लेकर, क्योंकि इनसे मैं आगे बढ़ते हुए इस शो में चर्चा जरूर करूंगी, जहाँ की न्यूमरोलॉजी को लेकर मुझे बहुत डराया गया था। तो जब शुरुआत करूंगी गुरुजी, तो मैं पहले तो आपसे, आपका ये अध्ययन क्यों न्यूमरोलॉजी पे आपने करना शुरू किया, क्या मतलब इस फील्ड को स्पेशली क्यों चुना आपने? देखिए, सब कुछ प्रभु प्रेरणा से ही होता है। फील्ड तो इस संसार में अनेक हैं, परंतु जहाँ प्रभु की प्रेरणा होती है, जो उस सृष्टि के पालनकर्ता का आदेश होता है, जो वो सिखाते हैं, वही व्यक्ति बड़ी तेज गति से सीख लेता है। जैसे कि आजकल गूगल के ऊपर जो न्यूमेरोलॉजी का पैटर्न बना हुआ है, मैं उसको फॉलो नहीं करता, और उसको फॉलो ना करने से मैंने आज तक जितनी भी न्यूमेरोलॉजी की प्रेडिक्शन की है, मैंने आज तक 10,000 से ज्यादा न्यूमेरोलॉजी की प्रेडिक्शन कर चुका हूँ। आज तक मेरी कोई भी प्रेडिक्शन रॉन्ग नहीं गई। क्या बात है। हाँ बिल्कुल, व्यक्ति मेरे सामने हो ना हो, उसका मोबाइल नंबर हो, मैं उसकी प्रेडिक्शन कर सकता हूँ जी। यहाँ तक कि मैं पर्सनैलिटी से भी कौन सा मोबाइल नंबर इस्तेमाल में हो रहा है, मैं वो भी बता सकता हूँ जी। बिल्कुल। तो इसका तो थोड़ी देर पहले ही हमने अनुभव देख लिया था आपका, बिल्कुल, आपने बता दिए थे नंबर्स। आगे बढ़ते हुए स्वामी जी, एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगी, मेरा नंबर जैसे है उसमें 0 आते हैं, शुरू में, बीच में 0 आते हैं और आखिरी में 0 आते हैं। जैसे न्यूमरोलॉजी की हमने बात करी तो कई लोगों से हम मिलते हैं, कई लोगों ने न्यूमरोलॉजी के बारे में बात करते हुए मुझे ये डराया भी कि आपके नंबर में 0 आता है, अपना नंबर रिप्लेस कर दीजिए। वो अलग बात है, मैंने किया नहीं उनके कहने के बाद भी। उन्होंने बोला क्योंकि लास्ट में 0 आता है तो ये आपको 0 बना देगा, ऐसे करके उन्होंने इस तरह की बातें कही। और माता रानी की कृपा से मैंने वो नंबर हटाया नहीं और मेरे लिए शायद वो काम भी कर रहा है। तो इसके बारे में आप स्पेसिफिकली क्या कहेंगे कि जिस नंबर में 0 आते हैं, देखिए क्या वो सच में 0 बन जाते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा तो अगर किसी के मोबाइल नंबर में 1 है तो वो संसार का नंबर 1 थोड़ी हो जाता है जी। और किसी के नंबर में
9-2-11 है तो इसका मतलब ये थोड़ी है वो संसार में 9-2-11 हो जाएगा। जी। इस तरह से ये प्रेडिक्शंस नहीं होती, ये एक तरीके से तुक्के होते हैं, जिससे कि क्या होता है कि ज्योतिष काफी बदनाम होता है। इस तरह से नहीं करना चाहिए। जो 0 है वो हमारी अर्थ से रिप्रेजेंट करता है जी। क्योंकि 1 से लेकर 9 तक के जितने भी अंक हमारे होते हैं वो सारे के सारे किसी ना किसी प्लेनेट को रूल करते हैं। जी। परंतु जो 0 है वो हमारी पृथ्वी को रिप्रेजेंट करता है और पृथ्वी के ऊपर तो जितनी भी चीजें हैं वो सभी हमारे अनुकूल हैं, कोई भी चीज हमारे प्रतिकूल नहीं है, सभी चीजें हमें लाभ देने वाली हैं। तो इसलिए 0 का होना शुभ है। जितनी ज्यादा 0 उतना ज्यादा व्यक्ति मतलब लाभ में ही माना जाता है। कोई ऐसा अंक है जो कि हो सकता है व्यक्ति को हानि दे, अगर उस अंक से पहले व्यक्ति 3 0 या 3 से अधिक 0 इस्तेमाल कर लेता है, मोबाइल नंबर का कोई डिजिट है उससे पहले आपके 2 0 या 3 0 आती हैं, तो जिस डिजिट से पहले वो 0 आती हैं उस अंक के बुरे प्रभाव को खत्म कर देंगे। सपोज करो अंक 2 इमोशनलनेस से रिलेटेड माना जाता है, चंद्रमा से संबंधित माना जाता है, जो कि मन का कारक है और इमोशंस भी चंद्रमा से ही संबंधित है। अंक 2 इसके जो बैड इफेक्ट हैं, क्योंकि इससे पहले 2 बार 0 या 3 बार 0 आ गई है, तो अंक 2 आपका बैलेंस हो जाएगा, उसका बैड इफेक्ट घट जाएगा। ये पहले अगर आते हैं हाँ बिल्कुल। और 0 जैसे कई लोग अपने जो गाड़ी की नंबर प्लेट होती है लास्ट के जो 4 डिजिट होते हैं उसके अंदर जैसे अगर कोई 007 ले लेता है, 004 ले लेता है, तो आप देखते होंगे वो गाड़ियां लोग ज्यादा से ज्यादा लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद भी वो नंबर उनकी नई और बहुत महंगी महंगी गाड़ियों के ऊपर लगता रहता है। इसका मतलब वो नंबर, वो अंक उनके जीवन में इतना शुभ है कि उन्होंने अपने जीवन में लग्जरी गाड़ियां ही देखी हैं। तो किसी भी नंबर से पहले जितनी ज्यादा 0 आए वो शुभ होती है। अगर नंबर के बाद 0 आ रही हैं तो वो उस नंबर के प्रभाव को बढ़ा रही हैं। मेरे रिसर्च के हिसाब से किसी नंबर के बाद 2 बार 0 आना शुभ है, 3 बार 0 आना एक्सट्रीम होता है और 4 बार 0 आना थोड़ा सा हानिकारक होता है, क्योंकि आपको उस नंबर के लाभ और हानि दोनों ही मिलते हैं। तो अगर किसी नंबर के बाद 2 बार 0 आ रही है तो मैं उसको हमेशा ही शुभ मानता हूं। अगर वो कोई ऐसा अंक है जो कि उसके लिए लाभदायक है तो ये बहुत अच्छी बात है। 0 को मैं हमेशा शुभ मानता हूं। बिल्कुल। इसको आगे बढ़ाते हैं चर्चा को। 1 नंबर के लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, जो 1 नंबर होता है, अगर किसी का सूर्य उनकी कुंडली में, क्योंकि देखिए ज्योतिष का जो आधार है वो वैदिक ज्योतिष है। आप न्यूमेरोलॉजी को बिना वैदिक ज्योतिष के ज्ञान के बिना नहीं कर सकते, क्योंकि वैदिक जो ज्योतिष है वही हमारी सर्वप्रथम खोज है। सबसे पहले जो ज्योतिष बना वो आकाश में जो तारों की स्थिति है, तारों की स्थिति से बना। उसके बाद उसी ज्योतिष को थोड़ा सा और सरल करने के लिए समाज में आज के समय में न्यूमेरोलॉजी आई है। तो इसके अंदर जब अगर कुंडली में लगन में सूर्य है, 8वें घर में सूर्य है, 7वें घर में सूर्य है, 11वें घर में सूर्य है, 10वें घर में सूर्य है, दूसरे घर में सूर्य है, तीसरे घर में सूर्य है, ऐसे व्यक्ति को अपने मोबाइल नंबर में अंक 1 भर भर के ले लेने चाहिए। अंक 1 भर भर के ले लेने चाहिए। मोबाइल नंबर का जोड़ भी 1 ले लेना चाहिए। वो व्यक्ति चाहे जीवन में किसी भी ग्रह की दशा चल रही हो, हमेशा सफल ही होगा। ऐसे लोग खूब मेहनती होते हैं और अपने जीवन में काफी ऊंचाई अपने करियर में प्राप्त करते हैं। जी। और 2 नंबर वाले व्यक्तियों के बारे में बात करें। देखिए, अंक 2 चंद्रमा से संबंधित होता है। अब चंद्रमा की 2 ही स्थितियां कुंडली के अंदर सही मानी जाती हैं, जैसे या तो चंद्रमा वृषभ राशि में हो या फिर अपनी कर्क राशि में हो। ऐसी स्थिति अगर कुंडली के अंदर बन रही है तो अंक 2 भर भर के लेना चाहिए। वो आपके भाग्य को जगा देगा, क्योंकि जो डेली इनकम होती है वो चंद्रमा से संबंधित होती है। पर वहीं पर अगर आपकी कुंडली में कहीं पर शनि का और चंद्रमा का योग बना हुआ है, राहु का और चंद्रमा का योग बना हुआ है, या फिर केतु का और चंद्रमा का योग बना हुआ है, तो ऐसी स्थिति में अंक 2 आपके मोबाइल नंबर में 1 बार भी नहीं होना चाहिए। बिना अपनी कुंडली की सही कैलकुलेशन के न्यूमेरोलॉजी को इस्तेमाल करने से बड़े बड़े नुकसान भी हो सकते हैं। जो बीमारी आपको नहीं है वो बीमारियां भी हो सकती हैं, यहाँ तक कि डिप्रेशन भी हो सकता है। इन शॉर्ट अगर हम करें तो कुंडली हमेशा से कंसल्ट करके नंबर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, आधार कुंडली है, उसके बाद ही बाकी चीजें हैं। ये हम गुरुजी पहली बार ऐसा सुन रहे हैं, क्योंकि जितने भी न्यूमरोलॉजी वाले एक्सपर्ट्स होते हैं वो बोलते हैं कि ये नंबर ले लीजिए, कॉम्बिनेशन आना चाहिए। आज तक शायद मेरे ख्याल से इतने पॉडकास्ट हम कर चुके हैं, किसी भी न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट ने ये नहीं बोला कि कुंडली देखकर न्यूमरोलॉजी
देखिए, अगर आप एक्यूरेसी की बात करते हो, जैसे मान लो आप उसी तरह से बात कर रहे हो कि नर्सरी, केजी, एलकेजी हम नहीं करवाएंगे, सीधा हम पीएचडी करवाएंगे, तो वो पीएचडी किसी बच्चे को समझ में नहीं आएगी। कम से कम पता होना चाहिए कि आधार क्या है। आधार के लिए जो ज्योतिष है ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है, ये हमारे वेदों का हिस्सा है। ज्योतिष वेदों से निकला है, तो ज्योतिष जब वेदों से निकला है तो उसे आधार मानकर, वैदिक ज्योतिष को आधार मानकर अगर आप न्यूमेरोलॉजी करोगे तो आप सामने वाले का लाभ ही करोगे। ये 100% बात है और मेरा तो करने का तरीका यही है। वैदिक ज्योतिष से ही सभी चीजें जोड़ता हूं। दर्शकों को रिक्वेस्ट करूंगी, जो हम ऐसे भागते हैं न्यूमरोलॉजी के पीछे कि अपना नाम चेंज कर लिया या अपना फोन नंबर चेंज कर लिया एक कोई रील सुनकर खाली, वो कृपया ऐसा ना करें। और आपके माध्यम से दोबारा मैं बोलूंगी, आप जरूर बोलें लोगों को कि ऐसा ना करें। देखिए क्या करना चाहिए। ज्योतिष, जैसे ज्योतिष वैसे तो सभी धर्मों में ज्योतिष मानी जाती है जी। बिल्कुल ये बात विश्वास करनी चाहिए, सभी धर्मों में ज्योतिष मानी जाती है, अपने अपने रूप से मानी जाती है। जो हमारा हिंदू धर्म है, इसके अंदर जैसे ही बच्चे का जन्म हो जाता है उसका नामकरण संस्कार ही ज्योतिष के हिसाब से किया जाता है। हिंदू धर्म के जितने भी त्योहार हैं, जैसे आज अगर 10 तारीख को जन्माष्टमी है तो अगली जन्माष्टमी हो सकता है 8 तारीख को आ जाए। तो जब हम ज्योतिष के हिसाब से ही त्योहार मनाते हैं तो इस वैदिक ज्योतिष का नक्षत्रों से सीधा संबंध है। नक्षत्रों की स्थिति हमें वैदिक ज्योतिष बनाता है। तो अंक जब हमारे जीवन में, अब अंकों का जो मैग्नेटिक वेव्स हैं वो हमें समझ में आने लगी है, तो वैदिक ज्योतिष को अगर उन अंकों से जोड़ेंगे तो हम कई गुना लाभ प्राप्त कर सकते हैं। गूगल ज्ञान की अगर बात की जाए, गूगल के ऊपर पूरा का पूरा ज्योतिष नहीं डाला जा सकता। अनेक ऐसे लेखक हैं जिन्होंने ज्योतिष को लिखा है। आज तक सभी पुस्तकें अगर पढ़ ली जाए तो भी आप ज्योतिष को पूरा नहीं जान सकते, इतना बड़ा ये चलती रहती है। बिल्कुल, क्योंकि हमने आपसे बात करी थी, आपने बोला कॉन्स्टेंटली रिसर्च करते रहते हैं। बिल्कुल। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए 3 नंबर वाले लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? 3 नंबर जो होता है, 3 नंबर कम्युनिकेशन से संबंधित होता है जी। जैसे अगर कोई व्यक्ति अकाउंट्स में है, अकाउंट के अंदर एक्यूरेसी चाहिए होता है, लिखने का काम होता है, पढ़ने का काम होता है, चीजें संभालने का काम होता है। इसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति मीडिया लाइन में है, अगर कोई व्यक्ति अच्छा कवि है, तो ऐसे में उसको अंक 3 का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर वो कवि है, अंक 3 का इस्तेमाल करना चाहिए। ये बात मैंने कैसे बोली, क्योंकि कुंडली में कहीं ना कहीं उसकी डेस्टिनी ने उसको एक महान कवि बनाया है, एक महान लेखक बनाया है। तो अगर डेस्टिनी ने उसको बना दिया है तो वो उस डेस्टिनी का जो अंक 3 है वो इस्तेमाल करता है तो बहुत लाभ होगा। कुंडली में अगर कम्युनिकेशन का भाव देखा जाए तो कुंडली का जो तीसरा घर होता है वो कम्युनिकेशन का भाव होता है। वहां पर किसी भी तरीके से बुध की कन्या राशि या मिथुन राशि आ जाए या बुध साक्षात वहां पर आके बैठ जाए, तो ऐसी स्थिति में अंक 3 का इस्तेमाल बहुत लाभदायक होता है। इसके अलावा लगन का बुध, 7वें घर का बुध और 10वें घर का बुध भी बहुत अच्छा माना जाता है। 4 नंबर जनरली 4 नंबर वालों अपने आप में बड़ा डर। हाँ बिल्कुल, देखिए न्यूमेरोलॉजी में 4 और 8 नंबर से तो ऐसे डरा दिया जाता है व्यक्ति को कि भाई तू तो ये नंबर गलत दिन पैदा बस उन्होंने क्या किया हुआ है, कुल मिला के 9 खानों वाली न्यूमेरोलॉजी बनाई हुई है। उसमें डेट ऑफ बर्थ को फिट करते हैं, कोई ड्राइवर कंडक्टर का सिस्टम हो जाता है। उससे वो क्या करते हैं, ज्यादातर सफल सेलिब्रिटीज की कुंडली बना के आपको दिखाते हैं कि इसकी कुंडली में ये है और आपका ये चार्ट ऐसा बना है, तो इन चार्टों की हेल्प से आप भी शाहरुख खान बनोगे। जबकि वो व्यक्ति मतलब बुजुर्ग होके संसार छोड़ देता है, वो व्यक्ति शाहरुख खान नहीं बन पाता। तो कहने का अर्थ मेरा यहाँ पर ये है कि अगर आप अपनी रियल डेस्टिनी पता करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो ज्योतिष का मुख्य आधार है वैदिक ज्योतिष, वहां पर आना चाहिए। उसके बाद वैदिक ज्योतिष जो आपको अंक कहता है उसी हिसाब से करना चाहिए। वैदिक ज्योतिष के हिसाब से अंक 4 शनि का है। जो व्यक्ति खूब मेहनती होते हैं, जो व्यक्ति अपने दम पे अपना रुतबा और अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं, वो अंक 4 वाले होते हैं। ज्यादातर जो बच्चे क्लास में टॉप करते हैं उनका शनि बहुत अच्छा पाया गया है और ऐसे बच्चों को एक जुगाड़ू दिमाग वाला भी पाया गया है और इंटेलिजेंट और बड़ा ही तेज याददाश्त का व्यक्ति पाया गया है। तो ये जो स्थितियां होती हैं वो शनि की होती हैं। अगर यहीं पर राहु की बात की जाए तो राहु हमेशा से ही आलसी होता है। हाँ, राहु हमेशा से आलसी होता है। राहु का शरीर कभी फिट नहीं मिलेगा। राहु जिम एक्सरसाइज को ज्यादा प्यार करने वाला नहीं मिलेगा, नॉलेज में फुल मिलेगा। जब वहीं पर अगर शनि की बात की जाए तो शनि जिम जाने वाला, डोले शोले वाला। अगर किसी ने चेक करना हो कि भाई मैं जिम जाता हूं, मेरे मोबाइल नंबरों में अंक 4 है या नहीं है,
अगर उसको जिम करना, एक्सरसाइज करना उसकी हैबिट बन गई है और वो अपनी एक्सरसाइज के बिना एक दिन भी रह नहीं पाता है, तो उसके मोबाइल नंबर में गारंटीड 4 मिलेंगे, 2 टाइम्स या 3 टाइम्स, और मोबाइल नंबर का टोटल भी 4 होगा। जो मतलब रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, उम्र चाहे कुछ भी हो गई है, जो अपनी उम्र से छोटा लगता है, ऐसे लोगों के मोबाइल नंबरों में भी 4 बहुत ज्यादा पाए गए हैं। क्योंकि शनि के बारे में कहा जाता है कि शनि अपनी आयु से छोटा दिखता है, और राहु के बारे में ये कहा गया है जितने भी आपको दानी सज्जन मिलेंगे, जो लोग जैसे फैक्ट्रियां चला रहे हैं या फिर एक संस्था चला रहे हैं जी। जो एक बहुत बड़े समाज का समूह एक साथ लेके चलते हैं, उन लोगों के मोबाइल नंबर में 2 बार या 3 बार 8 देखे गए हैं। जो लोग किसी समुदाय के प्रधान बन गए हैं और अपने ही समुदाय में कोई इलेक्शन में कोई पद प्राप्त करते हैं, उन लोगों का भी राहु बहुत अच्छा पाया देखा गया है, और 8 अंक उनका बहुत अच्छा देखा गया है। राहु को शौकीन माना जाता है। राहु वो जो अपने शौक को प्रायोरिटी देता है और साथ में अपने परिवार को भी प्रायोरिटी देता है। ऐसे लोग समाज के लिए बहुत अच्छे होते हैं। वो लोग सेल्फिश नहीं होते और खुल के खर्चा करने वाले भी होते हैं, मिलनसार भी बहुत अच्छे होते हैं। और राहु की एक चीज और बड़ी अच्छी देखी गई है, जिसका राहु अच्छा होता है उसके गाल भरे होते हैं। जो शनि होता है उसके गाल इस तरीके से उठे नहीं होते, उसके जो गाल होते हैं वो सीधे होते हैं, प्लेन होते हैं। तो इससे भी हम अंकों को जान सकते हैं कि आपके चेहरे के हिसाब से आपको अंक मिले हैं या नहीं मिले हैं। बिल्कुल। 5 नंबर के बारे में? 5 नंबर जो होता है वो संसार के सुख भोगने वाला अंक होता है। अंक 5 हर किसी को सूट नहीं करता। जैसे जितने भी हमारे ग्रह हैं, जिनको हम ज्योतिष में ग्रह मानते हैं, चाहे आप उनको न्यूमेरोलॉजी से रिप्रेजेंट करो, चाहे आप उनको वैदिक ज्योतिष से रिप्रेजेंट करो, अगर कुंडली का कोई ग्रह आपका वक्री है और आपने उसी के मल्टीपल नंबर ले लिए, तो वो ग्रह आपका कभी भी बेनिफिट नहीं करेगा। वक्री स्थिति होती है ग्रह के उल्टे घूमने की स्थिति। तो ऐसे में शनि की वक्री तो आपको लाभ दे सकती है, राहु परमानेंट ही वक्री होता है, उसका भी अंक आपको लाभ दे सकता है, परंतु बुध का वक्री होना, गुरु का वक्री होना, ये चीजें आपको बेनिफिट नहीं देती है। तो ऐसे में जब हम 5 अंक की बात करते हैं, तो 5 अंक को अगर मैं मंगल कहूं और कुंडली में अगर मंगल वक्री हो जाए, तो मंगल हमारी रेड ब्लड सेल्स होती हैं। तो रेड ब्लड सेल्स मतलब खून। अब खून का जो प्लेनेट है रेड, मंगल, अगर उसका आपने अंक 5 इस्तेमाल कर लिया और कुंडली में अगर वो वक्री है, तो ऐसे लोगों को उसी अंक की वजह से उनकी मृत्यु का कारण देखा गया है। ऐसे मैंने कई मंदिरों के पुजारियों के साथ भी देखा है। उनके परिवार में जब कोई अशुभ अंक उन्होंने इस्तेमाल किया है, कई परिवारों में देखा है कि डॉक्टर से लगातार इलाज करा रहे हैं, परंतु उस इलाज का उनको लाभ नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि उनके पास जो कॉस्मिक एनर्जी आ रही है वो नंबर 5 की आ रही है, वो मंगल की आ रही है। और कुंडली के अंदर जब मंगल वक्री हो, राहु से सीधा संबंध हो रहा हो और मोबाइल नंबर में 5 आ जाए, तो कैंसर होना तय है जी। तो ये बहुत बड़े नुकसान हो जाते हैं। इसलिए वैदिक ज्योतिष के हिसाब से नंबर चूज करने चाहिए। 6 नंबर के बारे में बात करें तो 6 नंबर, लग्जरी का नंबर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इसके अंदर क्या होता है, अंक 6। अब एक मत जो ज्योतिष में कहा गया है कि पुरुष पैदा हुए हैं मंगल से और स्त्रियां पैदा हुई हैं शुक्र से। अब शुक्र सीधे तौर पर महिलाओं को ही रिप्रेजेंट करता है। अब महिलाओं को अगर हम चाहे भारत की बात करें या पश्चिमी देशों की बात करें, तो उनमें महिलाओं को 4 दीवारी में अधिक समय बिताने वाले के रूप में जाना जाता है। तो अगर पुरुष अंक 6 का इस्तेमाल करता है, तो आप देखेंगे कि वो ज्यादातर अपनी सराउंडिंग जो है, अपने घर में ही उसने अपना काम शुरू कर लिया है। जो ऑफिस का सेटअप है, सुबह से शाम तक अपने ऑफिस में ही व्यस्त है और स्वभाव से आप उसको एनर्जेटिक नहीं देखेंगे, थोड़ा सा आलसी देखेंगे। तो शुक्र पुरुषों को आलसी बनाता है। जो शुक्र के अंक हैं, मोबाइल नंबर का टोटल पुरुषों को 6 नहीं लेना चाहिए, महिलाओं को टोटल 6 जरूर लेना चाहिए, क्योंकि महिलाएं शुक्र से ही रिप्रेजेंट होती है। पुरुषों को अपनी कुंडली के हिसाब से 4, 8, 1, 5, 9 ये अंक पुरुषों के लिए बने हैं। मोबाइल नंबर में यही अंक होने चाहिए, परंतु कुंडली के वैदिक ज्योतिष के हिसाब से गणना करने के बाद तो अंक 6 महिलाओं के लिए बना है। खूब भर भर के 6 ले लेने चाहिए, बिना सोचे समझे, बिना कुंडली चेक करवाए 6 ले लेने चाहिए, क्योंकि शुक्र अगर कभी वक्री भी होता है तो भी महिलाओं का कभी नुकसान नहीं करता। और शुक्र की जो राशियां होती हैं, तुला राशि, वृषभ राशि, ये महिलाओं के लिए
बनी हैं, जिन लोगों को ये शिकायत होती है अपनी धर्म पत्नियों से कि मेरी पत्नी ने श्रृंगार करना बंद कर दिया है और हंसना बोलना बंद कर दिया है, जब भी देखता हूँ चिड़ी रहती है किसी बात को लेके, अपनी धर्म पत्नी के मोबाइल नंबर से 3 हटा दो, 5 हटा दो, 1 हटा दो, 4 हटा दो, 6 भर दो और फिर रिजल्ट देखो। जी, अब आगे बात करते हैं 7 नंबर की। देखिए, इसको अंक 7 को नंबर क्यों कहा जाता है? अंक 7 को स्पिरिचुअल नंबर के साथ साथ एक एंजल नंबर भी कहा जाता है। जी। जब जीवन में बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जैसे कई लोग क्या करते हैं, यूट्यूब की रील खोलते हैं तो अपना आध्यात्मिक रील्स ही ज्यादा आ रही होती हैं, तो जब अध्यात्म आपके जीवन में अपने आप ही प्रवेश करने लगता है, आपके जो फ्रेंड सर्कल है, आपके मित्र ही आपको पकड़ पकड़ के किसी तीर्थ यात्रा पे ले जा रहे हैं, जबरदस्ती पकड़ के कोई केदारनाथ ले गया, तो ऐसे में अंक 7 की कृपा खूब देखी गई है। किसी ने जबरदस्ती पकड़ा और हरिद्वार में कावड़ उठवा दिया। तो जब आध्यात्मिक चीजें, आध्यात्मिक घटनाएं आपके जीवन में अपने आप ही घटित हो रही हैं, आपका उन चीजों के लिए कोई परिश्रम नहीं लग रहा और अपने आप भी वो चीजें हो रही हैं, आध्यात्मिक कोई काम करने जाते हैं, अपने आप ही पैसे का बजट बन जाता है, तो ये सभी जो एनर्जी होती है ये अंक 7 की होती है। किसी संकट में फंसे हैं, कोई बुजुर्ग अपने आप ही आपकी मदद के लिए आगे आ गया, कोई भयंकर बीमारी थी, आपने सिर्फ केमिस्ट से दवाई ली, उसी से आप ठीक हो गए। तो अंक 7 जो होता है ये गुरु से संबंधित होता है और गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं, 5, 7, 9, और गुरु की दृष्टियों को अमृत दृष्टि माना जाता है। गुरु ही वो प्लेनेट है जो अगर कुंडली के 8वें घर में ना हो, बाकी किसी भी घर में हो, तो आपका ज्यादा नुकसान नहीं करता है। 8वें घर में किडनी से संबंधित समस्याएं दे देता है, पर बाकी हर घर में लाभ देता है। तो बृहस्पति का अंक होता है 7 और ये साक्षात देवों की कृपा का अंक होता है। जी। 8 नंबर की बात करें फिर, 8 नंबर की अगर बात करें, जो अंक 8 है ये राहु से संबंधित होता है। जैसे मैंने पहले बताया, अंक 8 वाले अपने जीवन में सुखों का भोग करते हैं, साथ में मेहनत करते हैं और कहीं ना कहीं उनकी बुद्धि ऐसी चल जाती है कि शॉर्टकट से जो पैसा आता है वो राहु वालों के पास ज्यादा आता है। शनि वालों का क्या होता है, एक पूरी टीम बना के टीम के साथ काम करते हैं, उसी से उनके जीवन में लाभ आते हैं। पर राहु कहीं अकेला भी बैठा है, अपनी कोई योजना अकेले में भी बनाई है तो भी उसको लाभ हो गए हैं। तो राहु अगर कुंडली में शुभ है, जैसे 6ठे घर में बैठा है, दूसरे घर में बैठा है, कुंडली के 11वें घर में बैठा है, 12वें घर में बैठा है, 9वें घर में बैठा है, तो ऐसी स्थितियां राहु की बहुत अच्छी होती हैं। और आपके जो संतान है, अगर वो बचपन से ही आपको खूब आलसी दिखती है कि जिम से आया, आते ही 1 घंटे के लिए सो गया और किसी यात्रा में गया तो उसको बिल्कुल कंफर्ट वाला मतलब जो है वो वाहन चाहिए, गाड़ी चाहिए, कंफर्ट वाला उनको होटल चाहिए। तो जो इस तरह के लोग होते हैं वो अंक 8 को फॉलो करने वाले होते हैं और अंक 8 से उनको कोई भी नुकसान नहीं होता। अब अगर कोई व्यक्ति बुरी संगत में पड़ा है, उसको प्रतिदिन ही जैसे ड्रिंक की हैबिट हो गई जी, और प्रतिदिन ही जुआ खेलने की आदत हो गई, सट्टा लगाने की आदत हो गई, अगर वहां पर अंक 8 आ रहा है तो तुरंत छोड़ देना चाहिए। वो अंक 8 का नेगेटिव साइड होता है। नेगेटिव साइड होता है, हाँ जी। बहुत तेजी से जीवन में बदनामी होनी शुरू हो गई है। अभी 1 साल से नंबर लिया और उसके अंदर 8 भरे हुए हैं और बदनामियां होनी शुरू हो गई, बिना बात के इल्जाम लगने शुरू हो गए, तो वो राहु का बुरा प्रभाव होता है। तो ऐसे में अंक 8 को छोड़ देना चाहिए। 9 नंबर वालों की अगर हम बात करें, ऐसा कहा जाता है 9 नंबर हनुमान जी का नंबर होता है, ऐसे कहते हैं, हनुमान जी से ब्लेस्ड होते हैं लोग। देखिए, हनुमान जी का जो अंक होता है, अगर लाल रंग की बात की जाए और लाल रंग को मैं मंगल बोलूं तो हनुमान जी का 5 हो गया। 5 हो गया। अगर मैं कम्युनिकेशन के हिसाब से बोलूं जी, राम जी ने हनुमान जी को अपना दूत बना रखा है। राम जी अपने जितने भी संदेश हैं वो हनुमान जी के माध्यम से भिजवाते हैं। तो कम्युनिकेशन के हिसाब से देखूं तो उनका अंक 3 हो गया। तो ये इस तरह की ताकतें हैं कि इनके ऊपर ग्रह इतने ज्यादा काम नहीं करते, ये तो साक्षात ही ईश्वर का अंश है जी। तो परंतु फिर भी अंकों के माध्यम से, जैसे अगर आप सालासर बालाजी की बात करो, जहां पर हनुमान जी साक्षात प्रकट हैं, वहां के सभी पुजारियों ने 4400 4400 ये सब कुछ भर भर के ले लिया है। अच्छा। अगर आप सालासर का भी देखोगे RJ44 है जी, हाँ, वो देखने में हाँ बिल्कुल। अगर आप बरसाना की बात करो तो बरसाना का 85 है जी। मतलब जहां जहां पर हनुमान जी सेवा करते हैं वहां पर 4 आ जाता है। तो जो लोग अपने जीवन में मेहनती होते हैं,
और मेहनत पूरी लगन से करते हैं, उन लोगों के जीवन में अंक 4 देखा गया है। तो कई ऐसे पुजारी हैं जिनके मोबाइल नंबरों में अंक 4 देखा गया है और ईश्वर कृपा से बहुत धनवान वो हुए हैं। तो हनुमान जी को अगर जोड़ना है तो अंक 4 से, 3 से और 5 से जोड़ सकते हैं। ये तीनों अंक मिला के ले लो और हनुमान जी की साधना करो, कुंडली की परवाह ना करो। 3, 4, 5 ये 3 अंक आपको कामयाब कर ही देंगे। और 9 नंबर वालों के बारे में हम बात कर रहे थे। अंक 9, देखिए अंक 9 केतु का होता है। अब केतु के जो नक्षत्र होते हैं वो बहुत ही अशुभ नक्षत्र होते हैं। जैसे कि बात की जाए मूल नक्षत्र, कहते हैं ना आपका बच्चा मूलों में जन्म हो गया। अगर किसी का मूलों में जन्म हो गया तो वो अपने माता पिता पे भारी हो गया, ऊपर से उसने अंक 9 भी ले लिया, तो ऐसे में क्या होता है कि माता या पिता दोनों में से किसी एक के ऊपर संकट आते ही आते हैं। इसके अलावा राहु का एक नक्षत्र होता है जिसको स्वाति नक्षत्र बोलते हैं। स्वाति नक्षत्र विद्वानों का नक्षत्र होता है और स्वाति नक्षत्र भी अंक 9 के हिसाब से ही काम करता है। तो जो लोग एकांत में रहकर अपना काम कर रहे हैं, जिनको ज्यादा अपने मित्रों से ज्यादा संपर्क रखना पसंद नहीं होता, फैक्ट्री से सीधा घर आए, घर से फैक्ट्री चले गए, दुकान से घर आए, दुकान से, तो इस तरह के जो अंक होते हैं वो अंक 9 से संबंधित होते हैं। अंक 9 केतु एक तरीके से इच्छाओं से रहित प्लेनेट बताया जाता है। कहते हैं ना कि किसी के पापा को जो हेयर कट करवा रहे हैं यंग एज में, बुढ़ापे तक वही हेयर कट रख लिया। जिस तरह के कपड़े यंग एज में पसंद थे उसी तरह के कपड़ों में पूरी एज निकल गई। खाने में जो भी बन जाए खा लेते हैं। कोई घूमने फिरने और शॉपिंग का शौक नहीं होता। जो लोग इतने सरल होते हैं वो चंद्रमा से प्रभावित होते हैं या फिर केतु से प्रभावित होते हैं। जो संसार में किसी की बुराइयों से बचते हैं, अपना एक दायरा अपने भीतर या अपने आसपास ही बना लेते हैं, जो ज्यादातर सामाजिक गतिविधियों में उलझे हुए भी नहीं दिखते, जो किसी से झगड़ते भी नहीं हैं, इस तरह के लोगों को अंक 9 देखा गया है। बहुत ही विद्वान ये अंक होता है। अगर किसी को सूट कर जाए, अंक 9 बहुत ही स्पेशल नंबर है। इसको अगर डिजिट वाइज भी देखा जाए तो सभी नंबरों में सबसे बड़ा डिजिट क्या है? 9। इसका मतलब 9 के पास पावर बहुत बड़ी है, परंतु पावर उसके पास शुभ और अशुभ दोनों है। तो ऐसे में अंक 9 को इस्तेमाल करने से पहले ये देख लेना चाहिए कि कुंडली में केतु किस तरीके से बैठा है और साथ में आपकी कुंडली में कौन सा ऐसा प्लेनेट है जो कि स्वाति नक्षत्र में बैठा है। अगर स्वाति नक्षत्र में कोई अच्छा प्लेनेट बैठा है तो आपको अंक 9 का इस्तेमाल करना चाहिए। ये रही बात 1 से 9 नंबर की। अगर हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 0 नंबर के बारे में फिर से, तो 0 नंबर यूजफुल होता है मोबाइल में? हाँ बिल्कुल, इस बारे में मैं भी बात करना चाह रहा था क्योंकि 0 का कहीं पर जिक्र ही नहीं होता है। पर हमने पॉडकास्ट की शुरुआत में ही 0 से बात की, तो अभी फिर 0 की बात करते हैं। जो 0 होता है वो अर्थ से संबंधित होता है, क्योंकि इतने बड़े ब्रह्मांड के अंदर सभी ग्रह तैर रहे हैं, हमारी पृथ्वी भी तैर रही है। हम पृथ्वी के ऊपर ब्रह्मांड में लगातार ग्रहों की परिक्रमा में उलझे हुए हैं। ये परिक्रमा कब तक चलेगी इसका हमें अंदाजा नहीं है। जब तक सृष्टि है हमारी अनेक जातियां आके जा चुकी होंगी, ये ईश्वर की रचना है। और जो 0 है, 0 पृथ्वी है और पृथ्वी हमेशा से ही हमारे लिए प्रतिकूल है, परंतु पृथ्वी को किसी सकारात्मक ग्रह के साथ कॉम्बिनेशन में लाना चाहिए, किसी अशुभ ग्रह के साथ कॉम्बिनेशन में नहीं लाना चाहिए। जैसे कि 8 के बाद 0 लेना, 3 बार 0 लेना, ये कई बार उल्टा भी पड़ जाता है, नुकसान भी हो जाता है। कोशिश यही करनी चाहिए कि किसी अंक के बाद अंक ही हो। अगर वो अंक 8, 4, 2 और 1 हैं जी, मतलब 1, 2, 4, 8, अगर ये अंक हैं तो इनके बाद 0 लेने से थोड़ा सा बचना चाहिए। ठीक है। अगर मान लो 6 है, 6 के बाद आप 0 ले सकते हो। 7 है, 7 के बाद आप 0 ले सकते हो। 9 है, 9 के बाद आप 0 ले सकते हो। परंतु जो ये थोड़े से कठोर स्वभाव के ग्रह होते हैं, जैसे आपका शनि हो गया, राहु हो गया, मतलब शनि के साथ पृथ्वी, क्योंकि शनि सभी ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है, बृहस्पति के बाद शनि ही सबसे बड़ा ग्रह है। तो ऐसे में पृथ्वी का और शनि का मेल ये सोच समझ के करवाना चाहिए, और राहु का और पृथ्वी का मेल ये सोच समझ के करवाना चाहिए। देखा जाए तो मंगल पृथ्वी का ही एक अंश है, तो 5 के बाद आप 0 ले लो, कोई समस्या नहीं है।
इसी तरीके से चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है तो 2 के बाद भी आप 2 बार 0 ले, और अगर 3 ज्यादा के नहीं बाद लेना 0 हो चाहिए। तो 3 के बाद 0 लेना भी शुभ होता है, क्योंकि पृथ्वी के निकटतम ग्रह बुध है, जी तो सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह भी बुध है, तो ऐसे में देखा जाए तो अंक 3 तो बहुत अच्छा है। ये जो पृथ्वी है ये सारी की सारी कम्युनिकेशन से ही तो चल रही है, जी तो 3 के बाद 0 लेना वो भी शुभ है। पर जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया, किसी भी अंक के बाद 2 बार 0 होनी चाहिए। उसके बाद उसी अंक को भले ही आप रिपीट कर लो, जैसे 300 300, जी इस तरीके से कर सकते जी हैं। 7 के बाद 0 सबसे अच्छा रिजल्ट देती है। 7 के बाद का 0 7 के बाद का 0 मतलब व्यक्ति बिना सोचे समझे भी अगर ले रखा है किसी ने, जी अगर कोई ये पॉडकास्ट सुन भी रहा है तो वो ये बात इसके जानता माध्यम है से कि उसके काम अचानक से बन रहे हैं, अपने आप बन रहे हैं जी। और सब कुछ अपने आप हो जा रहा है। बिल्कुल, अगर किसी को अंक 7 सूट नहीं कर रहा तो वो कमेंट में बताए। किसी को मोबाइल नंबर में 700 है, वो अपना एक्सपीरियंस इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताए। जी जरूर। बिल्कुल। अच्छा, अगर हम बात करते हैं गुरुजी पर्सनालिटी वाइज लोगों की, मोबाइल नंबर से आपने बोला पर्सनालिटी बता देते हैं आप, तो एक नंबर की पर्सनालिटी जनरली कैसे होती है? एक नंबर अगर सूर्य मान लिया जाए तो सूर्य क्या होता है, ज्यादातर लंबा होता है। अब हमारे जो हिंदू समाज है उसके अंदर हम लंबी हाइट किसको मानते हैं? लंबी हाइट हम मानते हैं जिसकी हाइट 5'8" को क्रॉस कर जाए, हाँ। क्योंकि 5'8" एक एवरेज हाइट है। है। जिसकी हाइट 5'8" के बाद 5'10" हो गई, 5'11" हो गई, 6 हो गई, 6'1" हो गई, तो ऑटोमेटिकली वो सीधा संकेत होता है कि तो ये क्या मोबाइल नंबर का उसका कॉम्बिनेशन एक आ रहा होता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब मान लो लंबी उसकी हाइट हो गई, अब वो लंबी हाइट में हेल्दी हो गया। अब हेल्दी मैंने कौन बोला, कौन होता है? राहु हेल्दी होता है। अब अगर मान लो लंबी हाइट है और वो बॉडी का फिट है, बिल्कुल एक मॉडल की तरह दिखता है, तो क्या होगा? 5 और 4 का कॉम्बिनेशन मिलेगा, मतलब शनि और मंगल का कॉम्बिनेशन उस एक के साथ मिलेगा। और अगर मान लो वो लंबा होने के बाद अपनी ताकत को ना दिखाने वाला बहुत ही शरीफ है, तो वहां पर सूर्य और चंद्रमा का मेल देखने को मिलेगा। सूर्य और चंद्रमा का सबसे अच्छा जो मेल होता है वो पूर्णिमा पे होता है, क्योंकि पूर्णिमा में सूर्य के बिल्कुल सामने चंद्रमा होता है, तभी चंद्रमा को सूर्य का पूरा प्रकाश मिल पाता है। और 2 नंबर वालों की पर्सनालिटी? 2 नंबर वाले आपको दिखेंगे, सबसे सिंपल हेयर स्टाइल अंक 2 वाले का होता है। सिंपल हेयर स्टाइल, सबसे सिंपल हेयर स्टाइल अंक 2 वाले का होता है। मतलब उससे सिंपल हेयर स्टाइल होता ही नहीं है। जैसे आप देखते हैं कि कोई ड्राइवर है जो बस चला रहा है, उसने ना तो कोई मांग निकाल रखी है और इतने बड़े बाल भी नहीं है कि हाथ में भी आ जाए। उसका बस एक ही काम होता है कि भाई फौजी कटिंग कर दो, सबसे छोटी कटिंग कर दो, कमांडो कटिंग कर दो। तो ऐसे लोग अंक 2 को फॉलो करने वाले होते हैं, जिनके जीवन में फैशन ना के बराबर होता है। जी। 3 नंबर वालों की बात करें, अंक 3 वालों की पर्सनैलिटी ऐसी होती है, जो भी सामने बैठे होते हैं, जैसे मान लो एक कमरे में 4 लोग बैठे हैं, तो वो सबके साथ हैंडशेक करते हैं, चाहे कोई उनको जानकार है चाहे उनका जानकार नहीं है, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी में आ गया है कम्युनिकेशन। तो वो चाहते हैं जितने लोग बैठे हैं सबके साथ मेरा कम्युनिकेशन हो जाए, तो वो अंक 3 की पर्सनैलिटी होती है। 4 के बारे में? अंक 4 की जो पर्सनैलिटी, अंक 4 का एक भी बाल माथे के ऊपर नहीं गिरता। अंक 4 के सारे बाल पीछे होते हैं जी। और अंक 4 वाले आपको दिखेगा कि जीवन में सुख प्राप्त करने के लिए, ऊंची ऊंची गाड़ी प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, और उस मेहनत के लिए वो चाहे अपना जो शहर है, शहर से बाहर जाना, अपने पिता के व्यवसाय के अलावा कोई व्यवसाय करना, या फिर कई बार तो अंक 4 वालों को देखा गया है कि पढ़ाई ही बीच में छोड़ दी है, 10वीं के बाद ही काम पे लग गए हैं। तो ऐसे लोगों का अंक 4 देखा गया है। ऐसे लोग जो ट्रेंडी हेयर स्टाइल होता है पीछे की तरह होता है। अंक 5 वालों की बात करें, अंक 4 वालों की एक और खास बात ये होती है कि बाल बड़े भरे भरे होते हैं। हाँ, मतलब यानी यहाँ से उनके बाल शुरू हो जाते हैं और बहुत ही घने बाल होते हैं, सुंदर पर्सनैलिटी होते हैं, और उनके बाल आमतौर पे जो लोग होते हैं उनके बालों से मोटे होते हैं। बिल्कुल। और जितने करली बाल होते हैं वो अंक 8 वालों के होते हैं। अंक 8 वालों के करली बाल होते हैं। 5 नंबर वालों की बात करूं तो 5 अंक की अगर बात करें तो 5 अंक, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं पर्सनैलिटी की, पर्सनैलिटी में संसार में 2 ही चीजें हैं, पुरुष या स्त्री। अब अंक 5 महिलाओं और पुरुषों के ऊपर अलग अलग अंतर डालता है। जैसे मैंने बताया शुरू में कि अंक 5 को मंगल के रूप में मैं मानता हूँ, और मंगल महिलाओं के लिए उतना शुभ नहीं होता जितना पुरुषों के लिए होता है।
तो पुरुषों का काम होता है अपनी फाइनेंशियल स्थिति को मजबूत करना, महिलाओं का काम होता है कि समाज में एक व्यवस्था बनाना। जैसे पड़ोसी से पड़ोसी को जोड़ने का काम महिला ही करती है, रिश्तेदारी में लेने देने का काम हमारे हिंदू समाज में महिलाएं ही करती हैं, संतान को एक अच्छे संस्कार देने का काम उनकी माई करती है। तो इस तरीके से जो अगर पुरुष तो फाइनेंशियल में लगा ही हुआ है, महिलाएं भी फाइनेंशियल में लग जाती हैं, तो संस्कार देने वाला, बच्चों को संभालने वाला, जब आप किसी चीज के बारे में मेहनत करनी शुरू करते हो तो कहीं ना कहीं ईगो आ जाती है। मान लो आपने अपने 10 टारगेट अचीव कर लिए तो एक ईगो आ जाएगी कि मैं 11th भी अचीव कर लूंगी, या फिर कोई व्यक्ति जो बार बार फेलियर हो रहा है वो आपको नापसंद हो जाएगा, समाज में आप थोड़ा सा अपने समाज से ऊपर उठ जाओगे तो आपको नीचे वाले अच्छे लगने बंद हो जाएंगे। तो अंक 5 कई बार अगर पुरुषों के जीवन में भी अंक 5 भर भर के ले लिया जाए तो थोड़ी बहुत ईर्ष्या करने वाला उनको देखा गया है, और वहीं पर अगर महिलाएं भी उस अंक का इस्तेमाल कर लेंगी तो ईर्ष्या से संबंधित नुकसान होते हैं। हाँ, तो अंक 5 के बारे में हम कहेंगे कि महिलाओं के लिए ये नेगेटिव है। जितनी पेट की समस्याएं होती है वो अंक 5 की वजह से होती हैं। महिलाओं के लाख अच्छे अच्छे शैम्पू इस्तेमाल करने के बाद भी बाल झड़े जा रहे हैं, घर पे ही तेल बनाया है चीजों का वो लगाया है फिर भी बाल झड़ते जा रहे हैं, वो भी अंक 5 की वजह से ही है। अगर चिंता लेने की एक हैबिट ही हो गई है, हर बार किसी ना किसी चीज के बारे में पॉजिटिव नेगेटिव सोचते ही रहते हैं, तो भी वो अंक 5 की वजह से ही होता है। महिलाओं को अंक 5 इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पर अगर किसी महिला ने अपना काम शुरू किया है, जैसे रेस्टोरेंट से रिलेटेड शुरू किया है, कोई ट्रैवल एजेंसी शुरू की है, तो अंक 5 अच्छा है, पर उसको बिजनेस के तौर पे इस्तेमाल करना चाहिए। पारिवारिक तौर पर महिलाओं को अंक 5 इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, पुरुषों को जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। और 6 नंबर की बात करूं तो उनकी पर्सनैलिटी, 6 नंबर की जो पर्सनैलिटी होती है, 6 नंबर का व्यक्ति आपको शांत मिलेगा जी। और कोई भी उसके सामने कोई सुंदर वस्तु होगी उसकी तारीफ वो जरूर करेगा। एक सुंदर साफ सुथरे कपड़े पहनने वाला दिखेगा, बिना सलवटों के कपड़े पहनने वाला मिलेगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी निकाला कुछ भी पहन लिया, मैचिंग करके पहनने वाला अंक 6 वाला मिलता है। अब यही गुण महिलाओं में भी देखे जाते हैं जी। और 7 नंबर, अंक 7 जो होता है, अंक 7 एक तरीके से सामाजिक व्यक्ति होता है। तो अंक 7 की जो पर्सनैलिटी होती है वो संस्कारी पर्सनैलिटी होती है कि रोजमर्रा में जैसे बचपन में मम्मी पापा पहना रहे थे वैसे ही कपड़े पहने जा रहा है, जो उसका फ्रेंड सर्कल पहनता है वैसे ही कपड़े ले आता है, अपनी कोई ज्यादा इच्छाएं या ज्यादा विचार करता नहीं है, तो वो अंक 7 होता है। 8 नंबर की बात करूं तो 8 नंबर की अगर बात की जाए, जैसे उसके जो बाल होते हैं वो कर्ली होते हैं हमेशा जी। उसके बाद उसकी पर्सनैलिटी की बात की जाए तो वो साफ सुथरे सुगंधित कपड़े पहनता है। उसके बाद अगर बात की जाए अंक 8 की, तो अंक 8 या तो कहीं जाता नहीं है अपने घर से बाहर, अगर जाता है तो किसी अच्छी जगह जाता है, अच्छी जगह बैठता है, अच्छी जगह खाता है, इस तरह की व्यवस्था वो अपने आसपास रखता है और शरीर का भरा हुआ होता है, हेल्दी होता है। 9 नंबर की बात करूं, 9 नंबर की अगर बात करें, 9 नंबर की जो पर्सनैलिटी होगी, आपको उसके साथ कम्युनिकेशन करना ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसको ज्यादातर सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट ही नहीं होता। आप उससे बेवजह की इधर उधर की बातें करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो सुन तो रहा है पर उसका जवाब नहीं दे रहा, बस हूं इस तरीके से बातें कर रहा है, तो वो अंक 9 होता है। अंक 9 कम्युनिकेशन ज्यादा करना पसंद नहीं करता, अपने में ही रहता है जी। जिनका मोबाइल नंबर का अंक 9 आ रहा हो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आप किसी साधु संत के दर्शन करने जाते हो तो आप देखेंगे कि आपने उनको प्रणाम किया, उन्होंने आपको प्रणाम किया, उन्होंने आपको, हाँ ज्यादा बात नहीं करते, और अपने सत्संग में 2 घंटे बोलते हैं, 4 घंटे बोलते हैं, 6 घंटे की कथा करते हैं। आप जाएंगे आपसे बात नहीं करेंगे। इसका कारण यही होता है, जो केतु का स्वाति नक्षत्र होता है वो विद्वान बनाते हैं, और विद्वान इधर उधर की ज्यादा बातें करते नहीं है, वो सीधी बातें करते हैं जी। वो अंक 9 होता है। और इसी को चर्चा को खत्म करते हुए 0 की बात करूं तो 0 देखिए, 0 कोई ऐसा अंक नहीं है कि 0 से ही शुरू होके सारी ही 0 हो। जैसा कि हमने बताया, किसी अंक से पहले 0 है तो उसकी अशुभता को दूर करेगा। टोटल अगर मोबाइल नंबर का 0 आ रहा हो, आ ही नहीं सकता, ये बात भी सही है आपकी। आ ही नहीं सकता टोटल 0। और पृथ्वी के अनुसार अगर बात की जाए, पृथ्वी की पर्सनैलिटी कैसी होगी? पृथ्वी की पर्सनैलिटी तो मिट्टी है। हाँ, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसने अपना सब कुछ छोड़ छाड़ को संसार को ही समर्पित हो गया है,
तो मतलब किसी का अगर मोबाइल नंबर 10 जैसे आ रहा है साधना में कहते हैं शून्य की ओर बढ़ो, तो शून्य की ओर बढ़ो। हाँ शून्य की ओर बढ़ो। साधक क्या है, गुफाओं में बैठे हैं। साधक क्या है, पहाड़ों में बैठे हैं। और साधक जल के अंदर बैठ के साधना कर रहे हैं, घंटों घंटों साधना कर रहे हैं, बिना भोजन के साधना कर रहे हैं, बिना जल के साधना कर रहे हैं। तो ये जो साधनाएं होती हैं ये पृथ्वी तत्व की होती हैं। जो चाहते हैं कि मेरा ये जीवन अंतिम जीवन हो जाए, वो सृष्टि के कण कण का वैसे ही आदर करता है जैसे वो ईश्वर का आदर करता है। स्वामी जी, ये पीरियड चल रहा है श्राद्ध का, तो कुछ आप स्पेशल बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को श्राद्ध के बारे में? बिल्कुल, मैं एक विशेष सुझाव देना चाहता हूँ। जैसे कि श्राद्ध कर्म तो लोग हर वर्ष करते हैं जी। अब इतनी सारी यूट्यूब पर रील्स वीडियो भी बढ़िया। देखने को मिलेंगे बहुत कि भाई ज्यादा। क्या करे, परंतु मैं इसका एक सीधा सा सरल उपाय बताता हूँ। परिवार में जो सबसे बड़ा है उसको प्रतिदिन सूर्य को जल देना चाहिए। वो अगर अधिक व्यस्त है, समय नहीं निकाल पा रहा, तो उस बड़े से जो छोटा है पुरुष, उसको प्रतिदिन सूर्य को जल देना चाहिए जी। और प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे पितरों तक यह जल पहुंच जाए। क्योंकि अधिक लंबा भी ये नहीं होता, 16 दिनों का आपका श्राद्ध है, पूर्णिमा से अमावस तक का, भाद्रपद की पूर्णिमा से शुरू हो जाता है। तो उसके बाद जो दूसरा काम आप कर सकते हैं वो इन श्राद्धों के बीच में ही एकादशी एक पड़ती है जिसको बोलते हैं इंदिरा एकादशी। अगर आप पूरे साल में कोई एकादशी अगर आप नहीं करते तो इंदिरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के प्रति अपनी श्रद्धा जाहिर करते हुए एक इंदिरा एकादशी का व्रत कीजिए। उसके बाद अगले दिन अपने हाथ में जल लेकर अपना नाम गोत्र बोलकर भगवान विष्णु के चरणों में उस व्रत को अर्पित कर दीजिए और एक ही प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मेरे पितरों को बुरी योनि से निकालकर अच्छी योनि में डाल दीजिए और उनके ऊपर आप अपना विशेष स्नेह, विशेष कृपा कीजिए ताकि वो शीघ्र ही भक्ति करके आपके श्री चरणों तक पहुंच जाए। तो इंदिरा एकादशी का जो फल है, ब्रह्मा जी बोलते हैं कि उसका पूरा वर्णन वो भी नहीं कर सकते। तो एकादशी व्रत की महिमा अपार है। आप जिसको भी अपने एकादशी व्रत का पुण्य दे देते हो उनका बुरी योनि से पीछा छूट जाता है और वो भगवत धाम में पहुंच जाते हैं। तो इंदिरा एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। और जो सर्वपित्र अमावस इसके अंदर आएगी उस दिन आपको हरिद्वार जाकर गंगा जी में पिंडदान जरूर करना चाहिए। हर की पौड़ी ही श्रेष्ठ है। बिल्कुल। तो श्राद्ध कर्म के अंदर ये चीजें बेस्ट हैं। इंदिरा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। स्वामी जी, अभी आपको पता है हम सब देख रहे हैं पंजाब में जो त्रासदी हो रही है, तो क्योंकि बहुत मन में ख्याल आता है क्या कुछ न्यूमरोलॉजिकल चीजें भी इफेक्ट करती हैं इन सब चीजों को, सिचुएशन को? देखिए, कॉस्मिक चीजें हमेशा से ही इस सृष्टि को अफेक्ट करती हैं क्योंकि हम भी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। तो जब भी कुछ ऐसे बुरे योग बनते हैं, जैसे इसे कहते हैं अकाल मृत्यु जी। तो अकाल मृत्यु हुई है मतलब कोई बच्चा है 10 साल का उसकी भी मृत्यु हो गई और कोई युवा है 35 साल का उसकी भी मृत्यु हो गई और जो पशु हैं उनकी भी अकाल मृत्यु हो गई। तो ये जो अकाल मृत्यु का दौर आता है, ये अकाल मृत्यु का दौर आज से नहीं बहुत पहले से ही आ रहा है। कई सदियों से पहले से अकाल मृत्यु के दौर आते रहे हैं। ये जो अकाल मृत्यु के दौर होते हैं ये खराब ग्रहों की खराब समीकरण बन जाने से आ जाते हैं। जैसे ही अच्छे ग्रह खराब ग्रहों के संपर्क में आते हैं ये त्रासदियां हमेशा से आती हैं। जैसे कि कुंडली में राहु केतु की स्थिति बहुत ही मायने रखती है। जैसे इस बार क्या था, जो सूर्य की सिंह राशि है उसके अंदर केतु सूर्य के साथ बैठे थे और जो राहु है वो चंद्रमा के साथ बैठे थे। तो जब राहु चंद्रमा के साथ बैठ जाएंगे और केतु सूर्य के साथ बैठ जाएंगे तो इस समीकरण में सूर्य और चंद्रमा जो इस सृष्टि के संचालन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उनको अगर राहु केतु मतलब छाया ग्रहों का प्रभाव उनके ऊपर पड़ जाएगा तो इस तरह से अचानक बहुत तेज बरसात होनी और अकाल मृत्यु होनी, ये इस तरह के योग बनते हैं। अब 1988 की अगर बात की जाए, जिस समय पंजाब में यह बाढ़ आई थी, 4 दिन तक बिल्कुल लगातार ही बरसता रहा था। उस समय भी राहु और केतु की बड़ी ही जो अशुभ स्थिति थी वो बनी हुई थी। उस समय जो मूल नक्षत्र था वो मूल नक्षत्र एक्टिवेट था। अब अगर बात की जाए ये कोविड कैसे आया, ये भी तो अकाल इसके अंदर अकाल मृत्यु बहुत हुई है। तो इसके अंदर जो केतु नक्षत्र था, केतु अपने खुद के मूल नक्षत्र में बैठा है। दिसंबर
2019 की अगर कुंडली बनाई जाए तो उस समय जो केतु हैं वो अपने मूल नक्षत्र में बैठे हैं, और उसके अंदर सिर्फ केतु नहीं, आप देखेंगे लिस्ट में कई जो ग्रह हैं वो मूल नक्षत्र से पीड़ित हुए हैं। तो जब भी कोई ग्रह अपने मूल नक्षत्र के अंदर आता है, मूल नक्षत्र मतलब नक्षत्र का नाम मूल है, तो मूल नक्षत्र होता है अचानक से होने वाली बुरी घटनाएं। तो जब भी ऐसी स्थिति बनती है तो समाज में मतलब अचानक से इस तरह की घटनाएं होती हैं और अकाल मृत्यु की संख्या अनगिनत हो जाती है। स्वामी जी, ऐसा कहा जा रहा है कि कोविड जैसी सिचुएशन दोबारा फिर आ सकती है, क्या आपकी कोई गणना? देखिए, नक्षत्र खुद को रिपीट करते हैं। जैसे अभी जो चंद्र ग्रहण लगा, बताते हैं ये 112 साल बाद लगा। तो इसी तरह से कई ऐसे समीकरण हैं जो खुद को रिपीट करते ही हैं। कई ऐसी घटनाएं हैं जो 100 साल बाद होती ही हैं। तो ये चीजें कैसे होती हैं? ये ब्रह्मांड है, ये सारा का सारा घूमता जा रहा है। बिल्कुल। और ये जिसके अंदर घूमता है, उस घूमने की जो दिशा है, उस दिशा को नक्षत्र बोलते हैं। हमारे 27 नक्षत्र हैं। उन 27 नक्षत्रों में शुभ और अशुभ परिणाम होते हैं। जैसे कुंडली में, अगर किसी की कुंडली में कुंडली के 7वें घर में राहु और शनि एक साथ बैठ जाएं और वहीं पर उनका संबंध अगर आद्रा नक्षत्र से हो जाए तो वो व्यक्ति सूखे नशे करता है जी। जैसे ही जीवन में शनि की या राहु की दशा आती है, वो व्यक्ति नशे कर करके अपने जीवन को नष्ट कर देता है। अगर शनि और राहु दोनों ना हो, अकेला राहु कुंडली के 7वें घर में बैठा हो, तो वो व्यक्ति बिना तंबाकू खाए रह ही नहीं सकता। जो चैनी खैनी तंबाकू वगैरह खाते हैं ना, वो कुंडली के 7वें घर के राहु से पीड़ित होते हैं। या फिर चंद्रमा उनका आद्रा नक्षत्र में आ जाए तो भी उनको किसी ना किसी चीज की बुरी लत लग जाती है। बिल्कुल। तो ऐसी शुभ और अशुभ स्थितियां होती हैं, ऐसे शुभ और अशुभ नक्षत्र होते हैं। चंद्रमा का जो सबसे प्रिय नक्षत्र होता है वो रोहिणी नक्षत्र होता है, और रोहिणी नक्षत्र के अंदर चंद्रमा बहुत ही अच्छे फल देता है। जैसे जब भी जन्माष्टमी आती है, रोहिणी नक्षत्र का विचार किया जाता है। तो क्या इस समय लोगों को पूजा पाठ मंत्र उच्चारण ज्यादा करना चाहिए? देखिए, ये जो घटनाएं होती हैं नक्षत्रों के हिसाब से, ग्रहों के खराब कॉम्बिनेशन के हिसाब से, ऐसे में व्यक्ति को मंत्र जाप जरूर करना चाहिए, प्रार्थनाएं करनी चाहिए, और पीड़ितों की जितनी मदद संभव हो वो अधिक से अधिक मदद करनी चाहिए। मैंने जैसे आपसे पूछा था स्वामी जी, आपको आने वाले भविष्य में लगता है कि कोविड जैसी कोई सिचुएशन दोबारा आएगी? देखिए, अभी जो संसार की स्थिति है जी, जैसे अभी कुछ लोग बताते हैं भविष्य मालिका में कुछ ऐसी अशुभ घटनाएं बताई गई हैं जो कि कुछ एक सालों में घटित होने वाली हैं। तो अगर ग्रहों का समीकरण में देखता हूं तो ये बात बिल्कुल सच है, ऐसा कुछ ना कुछ होने वाला है। अब वो कितना भयंकर होगा, किस चीज को लेके भयंकर होगा, कोई वायरस आएगा या कोई प्राकृतिक आपदा आएगी, इस चीज का थोड़ा सा पहले प्रेडिक्शन करना ठीक नहीं है। लोगों के भीतर भय भी आ जाएगा, डर आ जाएगा। तो ऐसे में हम एक ही बात कहेंगे कि कुल मिलाकर 2035 तक का इंतजार करें। अभी 25 चल रहा है, 35 तक का इंतजार करना पड़ेगा। ये जो इस समय बुरा दौर चल रहा है, हाँ, इस बुरे दौर से हम बाहर आ जाएंगे। अभी जब 29 मार्च 2025 था, उसके अंदर जब शनि की और राहु की युति हुई थी, उस शनि और राहु की युति में जैसे ही शनि राहु और केतु के भीतर चले गए हैं, जब वो केतु से बाहर आएंगे, शनि और केतु की युति होगी, उसके बाद जब वो बाहर आएंगे तभी आप इस तरह की घटनाओं से बच पाएंगे। जब तक वो शनि केतु से पहले हैं और राहु के बाद हैं, तब तक, जब तक ये स्थिति बनी हुई है, तब तक संसार में कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है। कितनी भी बड़ी अकाल मृत्यु की घटनाएं हो सकती हैं। कई लोगों का कहना था कि हिमाचल ही कुछ सालों में नक्शे से खत्म हो जाएगा अगर इस तरह की घटनाएं घटती रहीं, तो इस पे आपका क्या विचार है? देखिए, हिमाचल में भूकंप को लेकर होने वाली घटनाएं तो सरकारों ने भी बताई हैं, और अफगानिस्तान में जो आने वाले भूकंप हैं वो हिमाचल को भी प्रभावित करते हैं। परंतु वहां पर कई ऐसे देवस्थान हैं, उन्होंने कई ऐसी घटनाओं को टाल दिया है। अभी आप देखेंगे कि जो माता वैष्णो देवी दरबार है, वहां पर जो अभी घटना हुई है, वहां पर जहां पर माता रानी का भवन है, वहां पर कोई ऐसी घटना नहीं हुई। उस पहाड़ पे कोई ऐसी बरसात नहीं हुई, उसके अगल बगल के पहाड़ों पर हुई है। तो हमारे जो देवी देवता हैं, हमारे जो देवस्थान हैं, वो ना तो किसी के तोड़ने से टूटे हैं और ना ही किसी के मिटाने से आज तक मिटे हैं। वो सदा ही रहेंगे। और ये जो हिमाचल है, ये साक्षात भगवान शिव यहाँ विराजमान है, माँ पार्वती साक्षात हिमालय भगवान की पुत्री हैं।
तो साक्षात ये ईश्वर के ही प्रतिनिधित्व है। केदारनाथ त्रासदी में तो केदारनाथ मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल, अगर बात की जाए केदारनाथ त्रासदी तो मंदिर को कुछ नहीं हुआ। जी। जो लोग गलत भावना से, गलत विचारों से वहां पर जाते हैं या वहां पर बस गए हैं, वहां पर बसने के बाद वहां जी। पर उस स्थान का आदर नहीं करते हैं, उनको तो किसी ना किसी बहाने से ईश्वर दंड देते ही हैं। इस पॉडकास्ट को क्योंकि बहुत समय हमने आपका ले लिया है, जी समाप्त करने से पहले एक लास्ट क्वेश्चन मेरा बस आपसे ये रहेगा जी। कि आपके पास विभिन्न तरह के लोग आते हैं, हर मजहब की बात करूं तो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख, ईसाई। तो ये थोड़ा सा हमारे लिए जानने के लिए उत्सुकता थी कि मुस्लिम समाज भी कुंडली में बिलीव करता है? बिल्कुल बिल्कुल बिलीव करता है। देखिए, हिंदू धर्म में भी ताबीज पहना जाता है, मुस्लिम धर्म में भी ताबीज पहना जाता है, मुस्लिम धर्म में भी मंत्र जाप होते हैं। आप देखेंगे कि हम जाप करते हैं रुद्राक्ष की माला से या फिर तुलसी की माला से, और उनका कोई जो हरे रंग का होता है, सुलेमानी हकीक पता नहीं क्या बोलते हैं, वो उसके साथ जाप करते हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो थे, उनके हाथ में कई बार वो जाप वाली माला देखने को मिलती है। और आप किसी भी मस्जिद में चले जाओ, मौलवी के हाथ में तो वो जाप वाला माला दिखेगी। तो कहीं ना कहीं जो पद्धति है ईश्वर उपासना की वो एक जैसी है, परंतु ईश्वर एक नहीं है। वो अल्लाह को मानते हैं, हम भगवान श्री राम, भगवान शिव को मानते हैं। तो ऐसे में पद्धतियां एक जैसी हैं। तो जब पद्धतियां एक जैसी हैं तो वो भी ज्योतिष में विश्वास करते हैं, वो भी कुंडलियां बनवाते हैं। मुंबई से, गुजरात से, मध्य प्रदेश से, दिल्ली से कई ऐसे बड़े बड़े नेता भी हैं और कई ऐसे बड़े धनवान परिवार हैं जिनके पूरे परिवारों की कुंडलियां मैंने बनाई हैं और जो मुस्लिम धर्म से संबंधित रखते हैं। इसी तरीके से ईसाई धर्म के लोग भी मेरे से जुड़े हुए हैं, उनकी कुंडलियां भी बनाते हैं। और सिख धर्म की तो पंजाब, चंडीगढ़ की मेरे पास लगातार आती ही रहती हैं। बिल्कुल। तो सभी धर्मों में ज्योतिष का बोलबाला है। ज्योतिष प्रेडिक्शन जो हो गई वो सत्य है, क्योंकि ज्योतिष वेदों का अंग है। जी, धन्यवाद पंडित जी, आपने बहुत समय दिया हमको और लोगों को बहुत ज्यादा ज्ञान दिया इस बारे में, जो न्यूमरोलॉजी की भ्रांतियों से आपने हमें निकाला, उसके लिए धन्यवाद आपको। बिल्कुल बिल्कुल, गूगल ज्ञान से बचें, अपनी सभ्यता को फॉलो करें। पुस्तकें आती हैं सब चीजों की, उन पुस्तकों को सुने, उन पुस्तकों को पढ़ें और अच्छे लोगों को सुने, ज्ञानवान लोगों से सुने। और अपने घर के नजदीक जो मंदिर है वहां पर जरूर जाएं, अपने नजदीकी मंदिरों को सपोर्ट करें, प्रतिदिन हनुमान चालीसा करें। सबसे सर्वोत्तम उपाय है। प्रभु खूब आपके जीवन में उन्नति बनाए रखे। आप सभी का मंगल हो, शुभ हो। राम राम। राम राम। ASKofficials.com